दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने खबरें बिल्कुल खोद खोद कर निकाली है और साथ ही उन सभी खतरों को एक सूत्र में जोड़ा है, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि भारत और जापान के बीच में कोई ना कोई सीक्रेट खिचड़ी जरूर पक रही है। इस वीडियो के ऊपर मैं आपका ओपिनियन हर हाल में चाहूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये जो जापान ने रिसेंटली अपने सारे पुराने कानून तोड़कर अपने लीथल वेपन भी दूसरे देशों को बेचने के लिए मंजूरी दी है, जिसमें कुल 12 देश आते हैं, जिसमें भारत भी एक है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के कहने अनुसार ही किया गया है। वो कैसे, अभी आप पूरा वीडियो देखिए। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसे दुनिया भर का चाणक्य या फिर रणनीतिकार कहा जाता है। ये व्यक्ति अमेरिकन व्यक्ति हैं। इन्होंने पूर्व में 8 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, यानी आप कह सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस लाजवाब है। दुनिया भर में इनकी ख्याति है। इनका नाम है चुके एंड्रयू मार्शल। दरअसल सन 2000 में इन्होंने जापान का दौरा किया और जापान के कूटनीतिज्ञों से ये कहा कि चीन जो है वो आज से 20 साल आगे की सोचता है, यानी आज क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन आने वाले 20 सालों में किस तरह से चीन की रणनीति रहेगी, वो किस तरह से चीन के लिए हितकारी होगी, इसके ऊपर चीन ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए सन 2000 में ही उन्होंने कह दिया था कि 2020 तक आपको चाइना तकलीफ दे सकता है। इसके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप भारत के साथ मिल जाइए, भारत के साथ कोऑर्डिनेट करके चीन के खिलाफ काम कीजिए, यह आपके हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका भी एग्जैक्टली ऐसे ही करने वाला है। उन्होंने ये कहा कि इंडो पैसिफिक में 3 ही ताकतें होंगी जो कि अपने वर्चस्व के लिए लड़ेंगी, जिसमें अमेरिका, भारत और चाइना होगा। इसीलिए हम लोग आज से ही भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने के लिए प्रयास शुरू कर देंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि सन 2000 से पहले अमेरिका और भारत के बीच में उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं हुआ करते थे, जबकि सन 2000 के बाद ही अमेरिका की पहल से ही भारत के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हुए। फिर बीच में जो न्यूक्लियर डील्स वगैरह हुई, बराक ओबामा आए, उन्होंने भी काफी हद तक भारत के साथ रिश्ते सुधारे। फिर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो पर ही लग गए समझ लीजिए। लेकिन कहने का मतलब सन 2000 से ही अमेरिका भारत की ताकत को समझने लगा था और चाइना के खिलाफ भारत का गठबंधन चाहता था। इस बात में कोई इफ एंड बट नहीं है। अब अगर जापान की बात की जाए तो वैसे तो जापान से भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। कई सारी सिविलियन टेक्नोलॉजी में भारत और जापान ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर भी किए हैं। जापान के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। लेकिन दोस्तों सन 2000 से पहले यानी 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट वगैरह किए थे, उस समय जापान ने भारत का कड़ा विरोध किया था। उस समय जापान भारत का गोल शायद नहीं समझ पाया था। देखिए, आज अगर यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होते तो क्या रशिया इस तरह से बेरहमी के साथ उसके ऊपर अटैक कर सकता था? नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली यही कारण है कि भारत ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और उन्हें फाइनली प्राप्त किया। सन 1998 में इनका टेस्ट करके पूरी दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि भारत की ताकत ये है। हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को अपनाएंगे, पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हमारा मकसद ही यही था कि दुश्मनों से भारत की संप्रभुता की रक्षा की जाए। तो ये चीज जापान नहीं समझ पाया और जापान ने इसे गलत वे में लिया। उसने ठीक वैसा ही इन्हें लिया जैसा कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाए, चाइना ने बनाए या फिर पाकिस्तान ने बनाए। वो भारत का गोल शायद नहीं समझ पाया था। खैर 1998 के बाद में भारत और जापान के रिलेशनशिप फिर भी कुछ हद तक पटरी पर आने लगे। उसके बाद जब क्वाड का निर्माण हुआ, जब जापान को एक्चुअली पता चला कि चाइना बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है फ्यूचर में, उसके बाद भारत से उसने रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मधुर करने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों आज की परिस्थिति देखिए कि भारत के लिए ये तीनों ही क्वाड कंट्रीज अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया क्वाड की पहली कंट्री थी जिसने भारत का समर्थन किया था रशिया यूक्रेन मामले को लेकर। उसके बाद फिर ऐसे मोमेंट आए जिसमें अमेरिका और जापान भी भारत के सुर में सुर मिलाने लगे और आज स्थिति यह है कि भारत को ना तो जापान ना ही अमेरिका रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों इस बार जो क्वाड समिट हुआ वहां पर देखने के लिए मिला भारत का वर्चस्व। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ चारों कंट्रीज का, उस समय किसी भी परिस्थिति में इन लोगों ने रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर कुछ भी बात नहीं की। इंडिविजुअली जब किया हो वो बात अलग है, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया। ये भारत का पहला वर्चस्व था। उसके बाद दोस्तों एक इवेंट आया। इवेंट ये आया कि जैसे ही टोक्यो से जो बाइडेन अमेरिका वापस लौटे, उस समय ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो टोक्यो में ही मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को नजरअंदाज करते हुए बाइडेन के वापस लौट जाने के बाद पीएम मोदी को इनवाइट किया। कहां पर इनवाइट किया? अकासाका पैलेस में। ये अकासाका पैलेस जो है वहां का सेकेंड स्टेट गेस्ट हाउस माना जाता है। वो जो मछलियों को खाना वगैरह खिलाते हैं ना उस एरिया में, ये वही प्लेस है जहां पर शिंजो आबे के समय भी पीएम मोदी पहुंचे थे।
तो इस बार भी उन्होंने अकासाका पैलेस में पीएम मोदी को डिनर के लिए इनवाइट किया, जबकि वो चाहते तो ये डिनर पहले ही आयोजित कर सकते थे, जिसमें जो बाइडेन भी शामिल होते और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होते, बराबर। लेकिन उन्होंने मौका ही ऐसा देखा जब जो बाइडेन वहां पर थे ही नहीं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को नजरअंदाज उनके हिसाब से किया जा सकता था। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जैसे डिनर हुआ, इसके बाद ही ये खबर निकल कर आई कि जापान की तरफ से वो कानून हटा दिए गए हैं जिसके तहत जापान किसी भी दूसरे देश को लीथल वेपन्स नहीं बेचता। लेकिन ये जो डिनर के दौरान कुछ बातचीत हुई भारत और जापान के बीच में, उसके बाद ही जापान की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि अब हम लोग कुल 12 देशों को लीथल वेपन भी बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली डाउट हो रहा है कि भारत और जापान के बीच में कोई प्लानिंग पहले से ही हो रखी है, क्योंकि बाकी के जो 11 देश आप देखेंगे उनको हथियारों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर पड़ती भी है तो वो ज़्यादा मात्रा में हथियार नहीं खरीद सकते। जो हथियार बेचकर पैसा कमाने वाली बात अगर बीच में आती है तो ऐसे देशों की लिस्ट में केवल भारत ही एकमात्र स्टैंड करता है, यानी बाकी के 11 इतने हथियार खरीद ही नहीं सकते जिससे जापान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो। तो कहने का मतलब कि ये जो कानून हटाया गया है स्पेशली भारत के लिए हटाया गया है, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें संभावित दिख रही है जो जापान के पास है और भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, उनके लिए कोई ना कोई फ्यूचर में डील जरूर हो सकती है। मैं आपको बता दूं, या तो इलेक्ट्रिक रेलगन के लिए हो सकती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वो चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए सबसे बढ़िया काउंटर मेजर है इस समय। इसके साथ साथ जो जापान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है एफएक्स के ऊपर, हो सकता है उसको लेकर कोई डील हो जाए, या फिर संभवतः आने वाले समय में किसी तरह के एरो इंजन को लेकर भी ज्वाइंट वेंचर की चीजें यहां पर निकलकर सामने आए। और अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो जो अटैक सबमरीन हमें चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रिक एआईपी सिस्टम के साथ, हो सकता है कि उसके लिए भी कोई डील यहां पर हो जाए। तो ये कुछ 4-5 संभावित उपकरण हैं जिनके लिए भारत और जापान की सहमति आपस में बन सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि इवेंट्स को देखते हुए यही लग रहा है कि ये सारी चीजें स्पेशली भारत के लिए की गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्वाड को आगे चलकर नेटो बनाना है। चारों देशों के पास जो क्वाड के सदस्य हैं उनके पास ऐसे सिमिलर वेपन्स हो जिन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करके चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, जिसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।